Hello, friend. This is Kishan Singh Rajput. Now we will continue our topic Accounting Standard 10 Property, Plant and Equipment. पिछले पार्ट में अपन ने समझा कि कोई एसेट्स ले ली तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो समझा। अगर वो कर रहा है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकग्नाइज करने के लिए कंडीशन है, तो वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो कंडीशंस भी फुलफिल हो गई, ठीक है। फिर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन रिकग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिकग्नाइज्ड एज अ कंप्लीट एसेट्स but its component having different life are identified on the date of acquisition. बुक्स में रिकग्नाइज तो कर ली एज अ होल कंप्लीट एसेट्स के फॉर्म में, बट उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, पीपीई के अंदर, उनके सारे के सारे की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की 5 ईयर का लाइफ पीरियड होता है, किसी का 10 ईयर्स का होगा, किसी का 4 ईयर का होगा, किसी का 2 ईयर्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट एंड मशीनरी कंपोनेंट कैन बी इंजन हो गया, बॉडी ऑफ मशीन हो गया, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एक एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन के इंजन की लाइफ अपन ने एज्यूम कर ली 10 ईयर है, उसकी बॉडी की लाइफ 25 ईयर है, और इंस्पेक्शन की लाइफ 5 ईयर है। 5 ईयर नहीं, 3 ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन को ऐसे तो नहीं कि इंजन को अलग वैल्यू पे बुक्स में रिकग्नाइज करेंगे, बॉडी को अलग वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे, इंस्पेक्शन को अलग वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे, नहीं। अपन होल एसेट्स को पूरा एक करके इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकग्नाइज करते हैं। पीपीई इज रिकग्नाइज एज अ कंप्लीट एसेट, ठीक है। एरोप्लेन को पूरा एक पीपीई कंसीडर करके उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, बट इन इसके पार्ट्स की लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है। किसी की 10 ईयर है, किसी की 25 ईयर है, किसी की 3 ईयर है। तो इफ कंपोनेंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड इनिशियली, तो हमें क्या करना है कि इन सारे के सारे कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है कि किसकी कितनी लाइफ है, किसकी बॉडी की कितनी लाइफ है, इंस्पेक्शन की कितनी लाइफ है, इंजन की कितनी लाइफ है। उसके अकॉर्डिंग उसको राइट ऑफ करता है, डेप्रिसिएशन लगाता है उसके ऊपर, ठीक है। इफ कंपोनेंट्स आर नॉट इनिशियली आइडेंटिफाइड, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली चेंजेस आर मेड, then it will be mandatory to identify component on a back date for this. Suppose ये एरोप्लेन अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दी, और इंजन का कितने रुपए लगे थे, बॉडी के कितने रुपए लगे थे, और इंस्पेक्शन करवाए थे उस एरोप्लेन के, तब कितना खर्चा आया था, हमें कुछ पता नहीं है। हमें ये पता है कि ओवरऑल हमारे 1000 करोड़ खर्चा आया था। तो हमने पीपीई की डेफिनेशन को पहले देखा कि ये एरोप्लेन पीपीई की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हाँ सर पीपीई की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर हमें इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी होगा, इससे मतलब एरोप्लेन अपन क्या करेंगे, सर्विस रेंडेड करेगा, जिससे हमें अर्निंग होगी, और इसकी कॉस्ट भी पता है कि हमें 1000 करोड़ लगा है, तो उसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है। और फर्दर सब्सिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं इसमें, कुछ इंजन में, कुछ मतलब जो इंजन पुराना था ओल्ड टेक्नोलॉजी का था, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी का एड ऑन किया, या फिर कुछ इंस्पेक्शंस करवाए, तो कोई भी फर्दर एक्सपेंड मतलब खर्चा किया उसमें, सब्सिक्वेंटली चेंजेस आर मेड। तब उस वाले केसेस में मैंडेटरी है मैं आइडेंटिफाई करने की इस वाले मतलब कंपोनेंट्स की कितना खर्चा आया था हर एक कंपोनेंट का। बट हमें तो पता ही नहीं, हमने तो एग्रीगेटली 1000 करोड़ बुक कर दिया था बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब कैसे पता करेंगे? तब
हम क्या करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं रीजनेबली एस्टिमेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। हम करेंटली एज्यूम कर लेते हैं कि आज इंजन मतलब क्या कहते हैं 750 करोड़ का मिल रहा है, तो इंजन हमने भी 750 करोड़ का ही खरीदा होगा। अब बॉडी है तो बॉडी क्या कहते हैं 450 करोड़ की है, तो 450 करोड़ में बॉडी खरीदी होगी। इंस्पेक्शन का खर्चा आया हो गया 300 करोड़, तो 300 करोड़ का ये खर्चा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं करंट मार्केट वैल्यू को ही एज्यूम करते हैं कि हमने इनिशियली इसी वैल्यू पे खरीदा था। दोबारा इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ कंपोनेंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली चेंजेस आर मेड, देन it will be mandatory to identify component on backdated for this purpose. Current market price can be considered on the reasonable estimated for the value of components. Got it? Depreciation is also charged on component basis. इंजन की 10 साल की ले रखी है तो 750 करोड़ डिवाइड बाय 10 मींस हर साल 75 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। किस पे? इंजन पे। 25 साल दे रखी है बॉडी की, ठीक है, तो क्या कहते हैं रफली अपन इसको ले लेते हैं कितनी 23 करोड़, ठीक है। इंस्पेक्शन की 3 ईयर दे रखी है तो 100 करोड़ इंस्पेक्शन का डेप्रिसिएशन लेते हैं। ओवरऑल 198 करोड़ का अपन डेप्रिसिएशन बुक कर देंगे इस कंपोनेंट पे, एरोप्लेन पे। नटसेल इन दोनों पॉइंट का एक ही मतलब है कि हमें हर एक कंपोनेंट्स की कॉस्ट को ध्यान में रखना है। पूरे पीपीई को एक कंप्लीट एसेट मान के रिकॉग्नाइज तो कर देते बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट उसका डेप्रिसिएशन पूरे एज अ होल एसेट पे नहीं लगता है। जैसे 1000 करोड़ हुआ तो 1000 करोड़ का 10 मतलब कितने साल की है, तो उसके बेसिस पे अपन डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हैं। अपन को उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट को अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज इफ एसेट्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर। वही अपन ने बात को पढ़ी थी। बोरिंग कॉस्ट इफ पीपी इज क्वालिफाइंग एसेट्स तो कैपिटलाइज होगी, वही वाली स्टेटमेंट आ रही है। बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज इफ एसेट्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट obtained on exchange basis, for example Mr. X and Mr. Y, ठीक है। मिस्टर एक्स बोलता है मिस्टर वाई को मैं आपको मैग्नीफायर देता हूं जिससे आप स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स विजुलाइज करके पढ़ा सकते हो। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। बदले में मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को स्मार्टफोन देता है अपना,
मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन आप स्टूडेंट से उनकी क्वेरी भी पूछ सकते हो। मिस्टर वाई मैग्नीफायर के हेल्प से अपने हैंड रिटन नोट्स दिखा करके बच्चों को पढ़ा सकता है। तो मिस्टर वाई ने बोला मेरे पास भी एक ऐसी चीज है कि मैं आपको दूंगा, तो आप उसके हेल्प से स्टूडेंट से उनकी क्वेरी भी रिजॉल्व कर सकते हो। इसको पढ़ाने के लिए मैग्नीफायर मिल गया और इसको अपने स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करने के लिए एक स्मार्टफोन मिल गया। अब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग करेंगे और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसके बारे में समझते हैं भाई। उसके भी दो मेथड्स हैं एक्सचेंज में मिलने की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर उसमें कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है कि सेम ही वैल्यू पे आए, सेम ही वैल्यू पे बुक करेंगे अपन। रिकॉर्ड न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट ओल्ड बुक वैल्यू। मैग्नीफायर भी उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और स्मार्टफोन को भी उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे अपन। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया, ठीक है, मैग्नीफायर दिया इसने। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हमने उसको क्रेडिट कर लिया, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में से घटा दिया, मींस रिमूव कर दिया। मैग्नीफायर को 5000 रुपीज से उसका वैल्यू 5000 थी, मैग्नीफायर की वैल्यू से ही अपन ने रिकॉर्ड किया। और मोबाइल एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसको 5000 से डेबिट कर लिया। रिकॉर्ड न्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट ओल्ड बुक वैल्यू। जो मैग्नीफायर की वैल्यू थी उसी वैल्यू पे हमने मोबाइल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया। नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, नो फायदा, नो लॉस, ठीक है। इफ कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है तो रिकॉर्ड न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट अ फेयर वैल्यू। हमने मैग्नीफायर दिया 5000 का और हमने स्मार्टफोन लिया 16,000 का। यहां पर भी सेम ही आप एज्यूम करो, 16,000 का स्मार्टफोन लिया और मैग्नीफायर आपने 5,000 के दिया। यहां पर कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो हमने क्या किया, जो ओल्ड बुक वैल्यू थी उसी से हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया। यहां पे कॉमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है, तो यहां पे न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फेयर वैल्यू पे हमने उसे बुक किया, मैग्नीफायर को क्रेडिट किया और जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसे P&L अकाउंट में डाला। 5,000 की चीज दी हमने और उसके बदले में हमें 16,000 की चीज आई, तो 5,000 को हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया P&L अकाउंट में। इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बार्टर सिस्टम में कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, क्वेश्चन हर हमेशा इंडिकेट करेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। ठीक है, व्हेन ओवर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डिस्पोज ऑफ, then such property plant and equipment should be write off from the books. Any profit and losses should be recorded. Sometimes insurance claim is received on a disposable, its
realization is adjusted with the value of a machine's written off. इसका क्या मतलब हुआ कि जब अपन कोई भी प्लांट एंड मशीनरी को बेच देते हैं तब उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में से राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने के बाद में जो भी उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। कभी कभार प्लांट एंड मशीनरी बेचने पे हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव्ड होता है। ठीक है। तो वो रियलाइजेशन इज एडजस्टेड विद द वैल्यू ऑफ मशीन इज रिटर्न ऑफ, जो हमने सेल की है उसमें से इंश्योरेंस अमाउंट को लेस कर देंगे। ठीक है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 रुपए की थी, उसे हमने 1,20,000 में बेचा। 20,000 का हमने प्रॉफिट बुक कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। और वही एसेट हमने बेचने पे हमें भी इंश्योरेंस क्लेम मिला 15,000 का। 1,20,000 माइनस 15,000 1,05,000 उसकी सेल वैल्यू मानी। ठीक है। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की। कि कोई भी एसेट्स को हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? सबसे पहले अपन एसेट्स ले ली, सबसे पहले जैसे कि अपन ने कोई भी एसेट ले ली, प्लांट एंड मशीनरी ले ली। प्लांट एंड मशीनरी को सबसे पहले चेक करेंगे क्या कहते हैं ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो फिर उसको देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे उसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट व्हेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रेडी फॉर यूज। हमने प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा और उसे हमारे प्लेस पे लाके इंस्टॉलेशन कर दिया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही उस पर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट व्हेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रेडी फॉर यूज। जब उसका यूज करना स्टार्ट हो जाएगा तब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। एंटिटी शुड डेप्रिशिएट इट्स प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर even if such assets are not used during the year. Either it is used or not used, it will be depreciated. वही प्लांट एंड मशीनरी को लाया, हमने इंस्टॉलेशन कर दिया, रेडी फॉर यूज हो गया, तब से हम उसको डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर लेंगे। भले वो एसेट्स हम उसे फर्दर किसी प्रोडक्शन में यूज करें या नहीं करें तो भी हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। Depreciation should be charged till assets remain in books of account that is held for use. जब तक यह हमारी प्लांट एंड मशीनरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रहेगी तब तक हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जब इसे प्लांट एंड मशीनरी को बुक्स ऑफ अकाउंट में से राइट ऑफ कर देंगे तब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे अपन। Depreciation is charged systematically by right of
property, plant and equipment over useful life of assets over systematic charges is based on WDV or SLM or any other basis. Generally, SLM is used since 2013 as per Schedules to Companies Act 2013. Depreciation is systematically charged by writing off property, plant and equipment over a useful life of assets by systematically WDV और SLM मेथड से. डेप्रिशिएशन मतलब उस एसेट्स पे सिस्टमेटिकली चार्ज करेंगे उसको, या तो अपन WDV मेथड पे मतलब अपन यूज करके उसको डेप्रिशिएट करें, या SLM मेथड पे, या सम डिजिट मेथड. अदर बेसिस में भी मतलब अपन एक तीसरा एक और भी होता है सम डिजिट मेथड. ठीक है, उस वाले मेथड से भी अपन उसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं. जनरली अपन SLM मेथड ही यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉर द डेप्रिशिएट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. If method of depreciation is changed from WDV to SLM or any other method, such changes should be on prospective basis. These changes are called changes in accounting estimated. For example, प्लांट एंड मशीनरी पे WDV मेथड से अपन डेप्रिसिएशन लगाते थे. अभी अपन क्या कर रहे हैं, SLM मेथड से कर रहे हैं. और उस प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ है 10 इयर्स, और 5 इयर्स तक तो हमने क्या किया, WDV पे लगाया, और अभी अपन आगे SLM मेथड से लगाना चाहते हैं. ठीक है, जब अपन डेप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज कर रहे हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव से एप्लीकेबल होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली. बैक डेटेड से नहीं होगा. फर्दर जो टेन्योर में हमें उसकी लाइफ मशीनरी की बाकी हैं उस वाले पीरियड में नए मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे. दोबारा पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को. इफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही चेंज फ्रॉम द WDV टू SLM और एनी अदर मेथड, सच चेंजेस शुड बी ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस. These changes are called changes in accounting estimate. ये as per 5 देखते हैं अपन, accounting estimate. ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू, उसमें से उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसको लेस करते हैं, और यूजफुल लाइफ, सपोज बुक वैल्यू उसकी 1,10,000 दे रखी है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 10,000 उसका डेप्रिसिएशन आ जाता है. यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू कैन बी रिव्यूड एंड चेंजेस. दीज चेंजेस आर ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस एंड should be considered as a changes in accounting estimate. वही वाली सेम चीज है. प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी लाइफ 10 इयर्स तक दे रखी है. 5 ईयर तक अपन ने क्या किया था, उसको उसकी लाइफ को तो अपन ने मतलब उसकी प्लांट एंड मशीनरी लाई थी हमने, उसके क्या कहते हैं 10 ईयर उसकी लाइफ एज्यूम की थी, बट हमने उसकी अच्छी तरीके से मेंटेन की प्लांट एंड मशीनरी को, उसकी लाइफ हो गई 12 ईयर्स. फाइव ईयर्स तो हो गए थे. एक मिनट आपको दोबारा बताता हूं. एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स. 5 ईयर्स तो हो गए थे कंप्लीट उसकी. ठीक है, उस प्लांट एंड मशीनरी को हमने वेल मेंटेन किया तो उसकी लाइफ हो गई 12 ईयर्स. तो रेट्रोस्पेक्टिवली उस चीज पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, उसको प्रोस्पेक्टिवली उस पर चेंजेस आएंगे. अब वो 5 ईयर में राइट ऑफ होने की जगह इंस्टेड 7 ईयर में राइट ऑफ होगा, क्योंकि उसकी लाइफ 2 ईयर से बढ़ गई है. यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू कैन बी रिव्यूड एंड चेंजेस. These changes are on a
prospective basis and should be considered as a changes in accounting estimate. ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। हमने किसी एसेट को लिया, उसको सबसे पहले चेक किया कि वो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन को फुलफिल, मतलब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। उसके बाद में उसको चेक किया कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल कर रहा था, हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लिया। तीसरा स्टेप हमने पढ़ा, उसको डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो उसके डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने समझ लिया कि जब वो एसेट्स रेडी टू यूज़ हो जाती है तब से उसको डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाता है। आइदर वो यूज़ हो या ना हो तो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन का मेथड इस स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, जो कोई भी मेथड उसके बेसिस पे लगाएंगे। मतलब एज पर अकाउंटिंग क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट, जनरली अपन SLM मेथड ही अप्लाई करते हैं। और अगर कोई फर्दरली अपन क्या कहते हैं एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यूड कर दे, क्या कहते हैं चेंजेस कर देते हैं, या स्ट्रेट लाइन मेथड्स से मतलब अपन WDV मेथड्स अपन एप्लीकेबल कर देते हैं, या उसकी बुक वैल्यू चेंजेस हो जाती हैं, या फिर उसके बुक वैल्यू क्या, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू या उसकी यूजफुल लाइफ, तो सारे के सारे इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे आएंगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिस में कुछ इफेक्ट नहीं आएंगे, सारे के सारे प्रोस्पेक्टिवली बेसिस में ही हमें ट्रीटमेंट करने रहेंगे। फिर वो करने के बाद में अभी अपन समझते हैं उसका रिवैल्यूएशन ऑफ PPE के बारे में। रिवैल्यूएशन ऑफ PPE इज अलाउड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी देता है रिवैल्यूएशंस के। ठीक है, ऑल एसेट्स इन PPE क्लासेस शुड बी रिवैल्यूड, मतलब सारी की सारी एसेट्स इन PPE क्लासेस शुड बी रिवैल्यूड। इट मीन्स all assets in the same classes should be either at a cost model or a revaluation model. For example, बिल्डिंग ले लिया अपन, एक क्लास ऑफ एसेट्स ले ली बिल्डिंग, तो उसमें फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की बिल्डिंग आ जाएगी, उसमें फैक्ट्री बिल्डिंग आ गई, ऑफिस की बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, और कुछ शेड्स बनाए वो सारे के सारे आ जाएंगे। कार ली तो ऑफिस कार हो जाएगी। ठीक है, और डिलीवरी वैन हो जाएगी, डिलीवरी वैन हो जाएगी, टेम्पोज एंड एक्सेट्रा। मीन्स सारे के सारे एक ही क्लास वाली एसेट्स रिवैल्यूड होंगे। अगर बिल्डिंग रिवैल्यूशन होता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग वाली कैटेगरी के क्लासेस सारे के सारे रिवैल्यूड होंगे, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज ही रिवैल्यूड होगी। अगर कोई भी कार रिवैल्यूड होती है तो कार में जितनी भी सारे के सारे एक क्लास में फॉल होते हैं एसेट्स, वो सारे के सारे रिवैल्यूड होंगे, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज। ठीक है, ऑल एसेट्स इन PPE क्लासेस शुड बी रिवैल्यूड। ठीक है, इट मीन्स एसेट्स इन द सेम क्लास शुड बी एट आइदर, या तो कॉस्ट मॉडल से हो सकता है या रिवैल्यूएशन मॉडल से हो सकता है। Whenever revaluation is done, PPE should be recorded at a fair value. जब इसका रिवैल्यूएशन हो जाता है, जैसे कि बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन करने के बाद में जो फेयर वैल्यू है उसी वाली वैल्यू से उसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन टिल द बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन रिवैल्यूड अमाउंट। और जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी को उसका रिवैल्यूएशन हो जाता है। पूरी बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी और उसका रिवैल्यूएशन होके 1,10,000 हो जाता है, तो उसका पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन 1,10,000 पे लगेगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप? इन केस इंक्रीज इन वैल्यू एंटिटी शुड बी क्रेडिट रिवैल्यूएशन रिजर्व। जैसे कि
यहाँ पर अपन ने देखा कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी और उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई, तो 10,000 से बढ़ गई वैल्यू एसेट्स की, फेयर वैल्यू। तो एसेट्स तो मतलब आपके क्या कहते हैं, आपने पहले तो मतलब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एसेट्स की वैल्यू बिल्डिंग में आपको बता रखी थी 1 लाख, और अभी आप 1,10,000 बता रहे हो। ठीक है, तो ये 10,000 का रिवैल्यूएशन गेन आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में बताओगे, क्रेडिट करोगे। इन केस डिक्रीज इन वैल्यू एंटिटी शुड डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर जैसे कि आपकी मतलब क्या था, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख दे रखी थी, ठीक है, अभी उसकी वैल्यू हो गई 90,000, तो आप उस वाले केसेस में मतलब क्या कहते हैं 10,000 से कम हो गई, तो उस वाले केसेस में आप क्या करोगे, 10,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करोगे। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका पहले से मतलब क्या कहते हैं बैलेंस शीट में है, तब आप उसमें से डेबिट कर दोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, पीएनएल में से उस वाले लॉस को, रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, राइट ऑफ करोगे उसमें। ठीक है, अपॉन सेल ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जब वो एसेट्स, अगर ये बिल्डिंग आपके पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख रुपए की थी, और इस वैल्यू बिल्डिंग को आपने क्या किया, रिवैल्यूड किया, 1,10,000 पे बताई, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाया, और एट द ईयर एंड पे आपने उस वाले एसेट्स को बेच दिया। ठीक है, तो अब उसके ऊपर जो रिवैल्यूएशन गेन था आपका, उसे आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ आपको साथ ही साथ में आपको कुछ डिस्क्लोजर्स भी पास करने पड़ेंगे। All classes of PPE should be disclosed with the details, opening balance, addition, deletion, depreciation and closing balance। आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर भी लगाना पड़ेगा कि हमारी पर्टिकुलर्स बिल्डिंग है, उसकी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए है, ड्यूरिंग द ईयर हमने एडिशन उसमें 50,000 का किया, और उसमें डिलीशन 40,000 का किया, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10,000 का लगा, और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख बच गया। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, 50,000 का एडिशन हुआ तो 1,50,000 हुआ, उसमें से डिलीशन हमने 40,000 के बेस्ड डिस्पोज ऑफ किए, और 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, और ईयर द एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1 लाख बचा। ड्यूरिंग द ईयर आपने रिवैल्यूएशन की पॉलिसी कौन सी अप्लाई की थी, रिवैल्यूएशन पॉलिसी इफ एनी शुड बी डिस्क्लोज, तो वो आपको उसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है। और रिकग्नाइजेशन ऑफ पीपीई पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज, और आपकी रिकग्नाइजेशन ऑफ पीपीई की उसको भी डिस्क्लोज करना है। ठीक है, होप सो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।